हिंदीज़ बाय प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रसा स्वादन ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए। तो पहला आता है रचनाकार का नाम लिखना होता है, पसंदीदा पंक्तियाँ लिखना होता है, इसका कारण और केंद्रीय भाव लिखना होता है। ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और पसंदीदा पंक्तियाँ 1 मार्क्स के लिए, पसंद आने का कारण ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए और ये दोनों 1-1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे 6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें पसंदीदा पंक्तियाँ जो है मैंने अपने हिसाब से लिख दी है, जो मुझे लगता है कि आप आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नवनिर्माण, तो इसका ट्रिक के साथ हम थोड़ा कोशिश करेंगे याद करने का। तो नव है जो इसका पहला है कि कवि का नाम क्या है, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का ट्रिक कैसे हो सकता है, 3 लोगों ने मिलकर नवनिर्माण किया है। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर नवनिर्माण किया। तो नवनिर्माण अगर कविता का रसा स्वादन पूछा जाता है तो आपको याद आना चाहिए रचनाकार का नाम क्या है, त्रिलोचन। और इसकी पसंदीदा पंक्ति है जो बहुत ही ईजी है, जो मैंने लिखा है कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति और नीति, ये आपको 2 वर्ड याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन ईजी है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें नीतियों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमारे अच्छा समाज का निर्माण हो सकेगा। ठीक है, और यहाँ पर इंसानियत और अच्छे आचरण की उन्होंने सीख दी है। ये कीवर्ड्स है जो आप याद कर सकते हैं। केंद्रीय भाव मतलब ये होता है कि पूरी कविता में क्या कही गई है बात। ठीक है, ये तो सिर्फ आपके 2 पंक्तियों का अर्थ होता है, इसमें पूरी कविता के बारे में आपको लिखना होता है। तो इसमें कुछ आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हो कि जीवन की कठिनाइयों से डरने के बजाय साहस से सामना करना चाहिए। ठीक है, और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरों को दबाना नहीं है इससे। और सच्चा मनुष्य वही है जो समाज में प्रेम और समानता फैलाता है। ठीक है, नए भविष्य का निर्माण करता है। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो आप याद कर सकते हो। टाइम कम है तो आप ये कर सकते हो कि जो पसंद आने का कारण है, ये जो कारण है ये कविता का ही हिस्सा होता है ना, तो आप केंद्रीय भाव में यही कारण आप थोड़ा सा घुमा फिरा कर यहाँ लिख सकते हो। और कविता का जो केंद्रीय भाव है, पूरी कविता में क्या कहे गए वो भी 1-2 लाइन ऐड कर सकते हो। तो दोनों मिक्स करके भी आप ये भी और यहाँ की 1-2 लाइन मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है सच हम नहीं सच तुम नहीं। तो इसके अगर कवि का नाम याद करेंगे तो जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त ऐसे याद कर सकते हैं कि जग में क्या है, जग में हमें सच बोलना है। ठीक है, तो सच हम नहीं सच तुम नहीं का तो याद करना है जगदीश गुप्त। और इसका पसंदीदा पंक्ति मैंने आसान लिया, यही वाली लाइन, पहली लाइन आपको सेम प्रश्न की तरह देखकर लिख देना है और याद क्या करना है, सच है सतत संघर्ष है। ये 2 पंक्तियाँ आप लिख सकते हो एग्जाम में। तो इसका मीनिंग क्या है कि कवि कह रहे हैं कि जीवन में जो सच्चाई है वो संघर्ष ही है, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी सच नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर है कि सच वही है जो मुश्किलों का सामना किए बिना डरे। ठीक है, सच वह है जो इंसान नहीं डरे बल्कि वो संघर्ष का सामना करे, संघर्ष करे। और जो व्यक्ति मुश्किलों से हार मान लेता है वो मरे हुए के समान होता है। इसलिए जीवन में क्या है कि हमेशा लड़ते रहना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है ना। तो ये इसका अर्थ है। और पूरे केंद्रीय भाव अगर देखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको याद करने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति मुश्किलों से डरकर झुक जाता है वो मृत्यु के समान होता है। असली जीवन क्या है, हर बाधा का साहस के साथ सामना करना, बिना रुके आगे बढ़ना। ठीक है, परिस्थितियों के से भागना नहीं, क्योंकि वो कायरता होती है। तो सच्चाई क्या है, संघर्ष करना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद है पेड़ होने का अर्थ। तो मुकेश जी कहाँ पर है, पेड़ पर है। ये एक कॉमेडी टाइप का है लेकिन आप याद कर सकते हैं, मुकेश जी पेड़ पर है। तो इसका आसान ही पसंदीदा पंक्ति है, आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता। इसका अपने मन से भी आप लिख सकते हो कि जैसे पेड़ निस्वार्थ भावना के साथ लोगों की मदद करता है, सबको फल देता है, छाया देता है, जिसमें उसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन इंसान वैसा नहीं है। इंसान क्या करता है, इंसान हमेशा अपने बारे में, केवल अपने बारे में सोचता है। इसलिए कभी भी आदमी क्या है, पेड़ नहीं हो सकता। ये इसका अर्थ है। पूरे अगर केंद्रीय भाव देखेंगे तो इसका पूरा मीनिंग है पूरी कविता में कि पेड़ निस्वार्थ है, अपने बारे में नहीं सोचता, लेकिन इंसान ठीक उसका उल्टा है। क्या होता है, धीरज और त्याग नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, तो ये पूरे कविता में इस बारे में बात की गई है। पेड़ के महत्व के बारे में बात की गई है और इंसान कितना स्वार्थी है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इंसान को स्वार्थ त्याग कर मददगार बनना चाहिए, इस कविता का संदेश भी है। उसके बाद करेंगे चुनिंदा शेर। 100 शेर 100 सेंगर। ठीक है, तो इसकी जो पंक्ति है वो मैंने बहुत काफ़ी आसान ली है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग लगाएगा। तो ये इसका आसान शब्द अर्थ है कि जब भी किसी के साथ कुछ अन्याय होता है तो उसका वो बहुत देर तक वो सहन नहीं कर सकता। ठीक है, कभी ना कभी तो वो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा ही। ठीक है,
और ये पूरी कविता में अलग अलग सीख दी गई है, जिसमें संदेश दिया कि हमें मुश्किलों का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, मुस्कुराना ही बहादुरी है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और इस शेर के माध्यम से हमें जीवन की गहराई को समझने में कवि ने हमारी मदद की है। उसके बाद है वृंद के दोहे। इसका ट्रिक आसान है, वृंद के दोहे के कवि का नाम ही वृंद होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके जो पसंदीदा पंक्ति मुझे लगा आसान हो सकता है, नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि आंखें जो है वो दिल की हर बात बता देती है, अच्छा बुरा जो हम सोचते हैं, वो जो हमारे दिल में प्रेम छुपा होता है या नफरत छुपी होती है, जो भी है आंखें सब बता देती है। ठीक वैसे ही कैसे निर्मल आरसी, निर्मल आरसी मतलब जो आईना होता है, जो साफ आईना होता है, वो हमारा चेहरा दिखा के बता देता है कि हम कैसे दिख रहे हैं या हमारा चेहरा कैसा है, साफ साफ दिखा देता है। वैसे ही हमारी जो आंखें हैं वो हमारे दिल का भेद जो है वो बता देती है। तो इसका केंद्रीय भाव यही है कि हमेशा मनुष्य को सच्चाई के साथ रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, समझदारी से जीवन जीना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इसके बाद हम सबसे अंत में गुरुबानी पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी जो मैंने बताया ये सारे पहले आपको पढ़ लेना, लास्ट में आपको गुरुबानी पढ़ना है, ठीक है। अगर वक्त मिलता है तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ईजी है कि गुरु नानक, इसमें सबसे डिफिकल्ट अगर आपको लग सकता है तो ये कविता की पंक्ति लग सकती है। अगर आपने ये याद कर लिया तो बाकी आप अपने मन से आप लिख ही सकते हो। तो इसका ये है, नानक गुरु ना चेतनी मनी आपने सुचेत। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग गुरु से खुद को सबसे बड़ा समझते कि गुरु से ज़्यादा हमें पता है, वे असल में अज्ञानी, उनको खुद को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे लोग अहंकार में डूबे होते हैं और वैसे लोग कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, जो गुरु से ज़्यादा खुद को समझते हैं कि गुरु से ज़्यादा जो ज्ञानी है वो हम हैं, ठीक है। जैसे केंद्रीय भाव क्या है कि गुरुवाणी का जो संदेश है अगर हम देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं, ठीक है। और इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, गुरु के दर्शन से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर बाह्य जो कर्मकांड है जो सही नहीं है, बाहरी जो दिखावे उस पे बताया गया है कि हमें उसकी जो है उसको अपनाना नहीं चाहिए, मानवता ही सच्ची भक्ति है। और गुरु के महत्व के बारे में बताया गया कि गुरु ही अज्ञानता का अंधेरा दूर करके सत्य का मार्ग दिखाते हैं। तो यहाँ पे गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और मनुष्य और ईश्वर की प्राप्ति गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। तो ये पूरे रसास्वादन है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और पंक्ति याद की होगी तो उसका अर्थ भी उस हिसाब से बदल जाएगा, लेकिन केंद्रीय भाव आप यही वाला याद कर सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप याद करके लिखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। पहले आपको करना है क्या है, पहले आपको कविता का नाम, कवि का नाम और पसंदीदा पंक्ति आपको याद कर लेनी है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो बाकी तो आप आसानी से लिख लोगे। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सारा जो है रसास्वादन मैंने एक ही इसमें लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।